हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी वर्षा पर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हैप्पी न्यू ईयर है। 2026 जो है स्टार्ट हो गया है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सारे विशेस आप लोगों के लिए कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसी साल में ही वो पास हो जाए अच्छे मार्क्स के साथ में। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपना आज का PYQ स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 3 क्लासेस कर ली हैं PYQ की, और 3 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जो PYQs है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम के लेवल का पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर आपका ईजी रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है या हार्ड रहने वाला है ना। और आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा होगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है जो आपको बार बार पढ़ना है, और कौन सा आपको मतलब अच्छे से तैयार है जिसे आप बस थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो भी बहुत रहेगा। तो ये चीज़ें हमें जब हम PYQ करते हैं तो अच्छे से पता चल जाती हैं, है ना। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का PYQ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये आपका 2023 में आया हुआ PYQ है ना। और थोड़ा सा इस जो आज का लेवल है मॉडरेट रहने वाला है। ये मॉडरेट टू हार्ड मैं इसको कह सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू CTET, है ना। टेट एग्ज़ाम के बेसिस से अभी तक हमने जो इससे पहले PYQ करे थे, जो लास्ट हमने करा है वो भी ठीक था, इजी टू मॉडरेट था वो भी, और उससे पहले भी। तो ये वाला मुझे एज़ कम्पेयर टू पहले वाले थोड़ा सा हार्ड लग रहा। तो मॉडरेट में इसको मैं रख सकती हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि चीज़ों को हाँ अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और जिस तरह से मैंने लास्ट वाले PYQ में आपको इमेजेस शो करी थी क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, तो आज भी मैं वही कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 61। Read the statement given below and choose the correct option. Assertion A. Stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food. Reason R. Digestive juices need an acidic medium to act. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क आर। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वहाँ से हमारा हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो हमारे खाने को तोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं, तो मतलब एक्टिंग करने के लिए, डाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। तो ये वाला कथन भी सही है। इसलिए क्या है कि जो आपका असर्शन है और जो रीज़न है दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है। नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, मृत जैव पदार्थों में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, वापस छोड़ना, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य प्ररूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो देखिए, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसके लिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये ठीक रहने वाला है, कि जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है जब उसको मतलब यूज़ करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट्स के रूप में, तो हम उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इसी से रिलेटेड मैं भी आपको एक साइकिल दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो काम करती है, तो उससे आप अच्छे से क्या है समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा आप अभी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इमेज ऐड कर दी है, तो आप इस इमेज से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी
जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में उपस्थित है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है हमारी, वो किस तरीके से बिजली कड़क रही है, तो वो बिजली कड़कने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन हमारा फिक्सेशन होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों जो होते हैं उसको बनाने में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर के नीचे, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन जो होती है उसको क्या करते हैं बैक्टीरिया फिक्स कर देते हैं, जिससे वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको आगे जाकर NO3 में तोड़ देते हैं। कुछ यहाँ से जो NO3 होता है वो प्लांट्स अपने खाने के रूप में यूज़ कर लेते हैं। कुछ डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं वो वापस से क्या कर देते हैं, उस नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, एक तो आपके ये था। दूसरा आपका एक डायग्राम यह भी है जहाँ से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, होपफुली आपको अच्छे से ये दिख रहा होगा, है ना। देखिए, तो इस डायग्राम में आपको दिया गया है। अगेन देखो, यहाँ पे लाइटनिंग है, हमारे यहाँ पे वल्केनो है, डेड प्लांट्स हैं, और अलग एटमॉस्फेरिक आपकी यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइटनिंग वगैरह होती है, बादलों से बिजली कड़कती है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं सोइल में, वो क्या करते हैं, उसको वापस से अगेन अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। वो नीचे यहाँ पर ले ली जाती है ना। इसके बाद क्या होता है कि कुछ जैसे जानवर वगैरह होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, उनके जो यूरिन में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो वो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया, उसको अमोनिफिकेशन कर देते हैं, वो अगेन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनिया से जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो वो NO2 में और NO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें अपने अपने उपयोग के हिसाब से क्या करती हैं, उनका यूज़ करती हैं। और इस तरह से क्या है, ये जो साइकिल है नाइट्रोजन की, वो आपस में क्या है, चलती रहती है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो काम करती है। और यह वाला जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा आई थिंक क्लास 7 या 8 में हमने पढ़ा है। तो आप अगर वहाँ पर जा कर के देखेंगे तो आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे चैनल पर जा कर के ही सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है। दूसरा, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वीडियोस पहले से पड़ी हुई मिलेंगी, तो आप देखेंगे वहाँ पर, तो आप अच्छे से क्या है पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल बनाना ही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। एक बार मैं इसे यहाँ से रफ कर देती हूँ, पूरा पेज यहाँ पर ये गंदा हो गया है। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज आ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम या कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया हो और न ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया या दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। देखिए, जो स्प्रिंग होती है अगर आप उसे खींचेंगे तो भी क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप उसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो भी उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट ऐसे ही वो कहीं पड़ी हुई है, मतलब उस पर ना ही उसमें कुछ खींच रहा है ना ही कोई उसको कंप्रेस करना है, तो इस तरह से क्या होगा, उसमें किसी भी तरह की वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका वो करेक्ट हो जाता है। द स्प्रिंग इज नेदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जब वो पड़ी रहेगी तो क्या होगा, उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगेन मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ तो आप उससे भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर मैंने ये इमेजेस ऐड की हैं। देखिए यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में रखी हुई है, यानी कि मतलब बिना किसी छेड़े हुए इसको रखा हुआ है। यहाँ पर ये कंप्रेस की जा रही है और स्ट्रेच की जा रही है। अगेन इस वाले मतलब जो डायग्राम है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर कंप्रेस की गई है और यहाँ पर स्ट्रेच की गई है। तो हो सकता है नेक्स्ट बार जब आपका सीटेट आए इस बार, तो हो सकता है उसमें जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाए। वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई की जगह स्टैटिक या फिर इक्विलिब्रियम जैसा कोई वर्ड आ जाए
तो भी आपको क्या रखना है, समझना है कि वहाँ पर उसमें कोई भी उस समय क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा भी है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर स्प्रिंग से रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उस तरह से वहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा होपफुली आपको ये क्वेश्चन वैसे समझ में आया होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। उस समूचे की पहचान कीजिए जिसमें अनियमित अनियमतापी अनियतापी को जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ऐसे एनिमल्स का जो ग्रुप सेलेक्ट करना है जो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे होते हैं जो मतलब एनवायरनमेंट के जो साथ हैं वो मतलब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब सर्दी में क्या होंगे कि वो बिल्कुल ऐसे शीतल टाइप से हो जाएंगे, जैसे छिपकली होती है, सांप होते हैं, है ना, आपके कॉकरोच होते हैं। तो ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और जैसे ह्यूमंस होते हैं, है ना, या फिर हमारी गाय भैंस होती हैं, ये आपके होते हैं क्या, ये होते हैं आपके वार्म ब्लडेड, यानी कि एनवायरनमेंट का के हिसाब से ये अपने आप को क्या है, एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी जो बॉडी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। जो डॉल्फिन होती है ये भी आपकी क्या होती है, वार्म ब्लडेड में आती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मानव, मानव भी आपका वार्म ब्लड में आता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, कोल्ड में नहीं आएगा। अगेन यहाँ पर भी व्हेल आ चुका है, तो व्हेल भी क्या होती है आपकी वार्म ब्लडेड होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो और एग्जाम्पल्स होते हैं ये आपके वॉर्म में आते हैं। और जो स्नेक है, फ्रॉग है, कॉकरोच हैं, इसके अलावा छिपकली है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो यूनिट्स दी हुई हैं, यहाँ पर ये बताना है कि जो सेम यूनिट्स हैं ये मतलब किसी एक चीज़ के लिए हैं। ठीक है। तो जैसे अब आप किलोग्राम मीटर, अब देखो इसके सोल्व करने का तरीका क्या होगा। पहली चीज़ तो देखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट थोड़ा सा आप लॉजिक के यहाँ पर यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। कि जैसे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है, ये यूनिट ऑफ फोर्स कैसे, देखिए जो आपका फोर्स की, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम इंटू ए होता है। तो एम की वैल्यू क्या होती है, किलोग्राम, और ए यानी कि एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये फोर्स का हो गया, बट न्यूटन मीटर, अगर आप इसको पूरे को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, सेकंड हम बाद में देखेंगे कि वो क्यों करेक्ट है। इसके बाद हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन क्या हो जाता है कि ये न्यूटन हो गया, और यहाँ पर डब्ल्यू एस दिया हुआ है। तो डब्ल्यू एस जो होता है वो हमारा आपकी वो होती है एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है। तो एनर्जी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये भी सेम नहीं होते हैं, तो इसलिए थर्ड भी आपका करेक्ट गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर भी देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है आपकी किसकी, एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एम क्या है आपका, किलोग्राम है, वी क्या हो गई आपकी यहाँ पर, वी हो गया यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड। तो देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगी क्या, सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से, और जो डब्लू सेकंड होता है ये भी क्या होता है आपका एनर्जी की यूनिट होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। देखो दोबारा मैं एक बार ठीक से समझा देती हूँ कि कैसे होता है ये। देखो यहाँ पर आपको इसे करने के लिए ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूलाज थोड़ा सा पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो। तो उन फॉर्मूलाज को जैसे आप लिखोगे और उनकी जो यूनिट्स हैं आप उनको लिखोगे, तो आगे क्या है, वहाँ से मैच होनी शुरू हो जाएंगी। तो
उस हिसाब से क्या होता है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, 3 है और 4 हैं वो गलत हो जाते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा बचता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डब्ल्यू सेकंड, ये ही होते हैं। वॉट सेकंड हम जिसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी की हमारी क्या होती हैं, यूनिट होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 65 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा क्लास 8 का, वहाँ से ये लिया हुआ है। और इस वाले जो क्वेश्चन को इसमें जो हमने पढ़ा था वहाँ पर अगेन एनसीईआरटी में ही अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ क्लियर हो पाएंगी। क्या है, पढ़ते हैं एक बार। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड फिल द ब्लैंक करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फॉर्म फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म a W, which divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells begin to develop into different organs and tissues. This developing structure called X gets embedded in the wall of Y. The stage of X in which all body parts can be identified is called Z. W, X, Y, Z respectively are. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है, मतलब एज इट इज़ ये एक पैराग्राफ उठा करके वहाँ से हमें दे दिया गया है और ब्लैंक्स छोड़ दिए गए हैं पर्टिकुलर टर्म्स के लिए कि हम उन्हें क्या कहते हैं अगर ये प्रोसेस होता है आगे। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डब्लू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तो देखिए, जब शुक्राणु यानी कि स्पर्म और मदर का जो एग है आपस में संलयित होते हैं तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज़ फॉर्म होती है वो होता है आपका युग्मनज यानी कि जाइगोट। देखिए जाइगोट यहाँ पर 3 में है, 1 में नहीं है, तो फिर एक तो आपका ऐसे गलत हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बचे 3। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को डैश को एक्स कहते हैं। तो जब वो धीरे धीरे अंग और ऊतक वगैरह ये सब विकसित होने लग जाते हैं तो इसे हम कहते हैं भ्रूण, यानी कि नेक्स्ट स्टेज हमारी एम्ब्रियो होती है। तो देखिए एम्ब्रियो सिर्फ यहाँ पर सेकंड में है, तो इस तरीके से आपका सेकंड ही ऑप्शन ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी में है वो गलत दिया हुआ है, तो बाकी के सब आपकी कट जाएंगे, यानी कि यहाँ तक ही पढ़ने की ज़रूरत है, उसके आगे आप शायद ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद है, हम आगे पढ़ लेते हैं। हमें अच्छे से चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को अपनी क्लियर करना है। जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाते हैं। अब देखो वाई की दीवार, वाई क्या होता है हमारा यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है, तो जो जो जहाँ पर क्या है वो चिपक जाते हैं। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। तो जहाँ पर एक्स यानी कि जो भ्रूण युग्मन यानी कि जाइगोट होता है, तो उसकी सारी चीज़ों की अगर हम पहचान कर सके तो हम उसे क्या कहते हैं, गर्भ यानी कि फीटस बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर रही हूँ जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में या जब बच्चा बनता है या फिर जो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है वो आगे कैसे बढ़ता है आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी कर पाएंगे फिर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप इस इमेज से अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है आपका फीटस बनता है। फीटस बनने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, आपका भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण बनने के बाद में वो यूट्रस होता है। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना इम्प्लांटेशन, और यहाँ पर इस तरह की सेल्स मतलब में बहुत सारी मतलब बड़ी बड़ी बनने लग जाती हैं। और फिर जब वो आगे थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो यूट्रस में आकर के यहाँ पर चिपक जाता है यहाँ की वॉल से। इसके बाद में क्या होता है, जो यहाँ पर बनने लगता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं हम सारे पहचानने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है ना, तो आप एक बार देख लीजिए ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही है। ठीक है, यहाँ से भी अगेन क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखो इस इमेज को ऐड करने का मेरा पर्पज़ यहाँ पर यही है कि आप ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो भी सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है और आप डायरेक्ट आंसर आप लगा ही देंगे। बट अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, उससे रिलेटेड कुछ आता है, तो आप क्या है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। क्या ये भी हो सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के आपसे
जब पार्ट पूछ ले कि जैसे वेजाइना है, और आपकी यूट्रस होता है, ओवरी होती है, सर्विक्स होती है, फेलोपियन ट्यूब होती हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी हो सकता है कि आपसे अगेन इस तरह का मतलब प्रोसेस पूछ लिया जाए कि पहले वेजाइना आती है, फिर सर्विक्स होता है, फिर यूट्रस होती है, फिर आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर ओवरीज होती हैं आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे अगेन सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाए और ये भी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो अगर आप इस चित्र को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप क्या है कि उसे कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक और डायग्राम अच्छे से दिखाऊंगी जो आप कर पाएंगे, सॉरी देखेंगे, तो उससे भी अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे पहले यहाँ से हटा देते हैं और फिर दूसरे वाला ऐड करते हैं। ये रहा। यहाँ पर देखो मैंने जो है मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐड करे हैं, जिससे कि आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकें। देखो ये वाला जो पार्ट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या आपका पेनिस हेड होता है, या फिर आपकी एपिडिडिडाइमिस होती हैं, ये जो इस तरीके टेस्टिस के ऊपर होती हैं, और यह होती है वास्ट डिफरेंसेस होती हैं जो नलिका यहाँ से ऐसे निकल करके आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम के होते हैं। दूसरा, ये अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि ये वेजाइना है, सर्विक्स है, यूटरनरी आपकी वॉल है, यूट्रस है, ओवरी है ना, और ये क्या है आपकी ओविडक्ट है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो पार्ट हैं अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल के, और ये वाले हैं आपके मेल के। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है, मेन बात ये है कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें पहले से पता होंगी तो क्या है कि आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। देखो अगर पेपर इजी होता है तो ऊपर ऊपर से ही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और अगर पेपर हार्ड करना या मॉडरेट हार्ड करना होता है तो थोड़ा सा डीप लेवल पर चीज़ों को पूछ लिया जाता है, एक क्रम लगा दिया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखना आसान नहीं होता है, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। देखिए 67, तो 67 में हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। देखो अगेन अभी तक हमने 3 या 4 PYQ किए हैं, और तीनों में क्या है रिएक्टिविटी सीरीज से ही क्वेश्चन पूछा गया है, और अगेन यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में हम वो चीज़ें कर चुके हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पेपर में भी आ सकती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है और अगेन बता रही हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को अच्छे से करके जाना है, पढ़ लेना उसको, और ठीक है सामने सामने से चिपका लेना, क्योंकि एक बार में तो देखो वो याद नहीं होती, पीरियोडिक टेबल से वो अलग होती है। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसमें ये होता है कि कौन सी चीज़ आपको पहले रिएक्शन मतलब तेज़ी से करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो रिएक्शन है वो कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जिंक और कैल्शियम सल्फेट की जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है वो कैल्शियम से नीचे होता है, तो रिएक्टिविटी में जो सीरीज नीचे की तरफ होती है वो अपने ऊपर वाले को क्या है डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाला जो हमारी रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं है। बाकी देखिए जो आयरन होता है ये आपका भी यहाँ पर ये हो सकता है। इसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भी जिंक के आपके होता है, ऊपर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाली जो रिएक्शंस हैं वो तभी टेक प्लेस कर पाएंगी अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप उन्हें याद रखेंगे। मैं अगेन एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ जिससे कि आप फिर से उसे याद रख सकें, ठीक है। देखिए ये जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसमें सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। देखो मैं बता रही थी ना आपको कि जो ये आपका जिंक है ये कैल्शियम से नीचे है, तो ये क्या है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बाकी सबको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पी यानी कि लेड और आयरन है, तो देखिए लेड कहाँ पर है और आयरन आयरन है हमारा, देखो लेड ये रहा और आयरन है हमारा ऊपर। तो आयरन भी, तो जो क्या है आयरन इसकी जगह ले लेगा, यानी कि आयरन क्या है इसकी जगह आ जाएगा और इसको हटा देगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम और कॉपर को भी देख लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम कहाँ है हमारा, एल्यूमिनियम है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आसानी रहे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर तो देखिए हमारा नीचे आ गया ये रहा, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ कहीं ऊपर ही होगा।
शायद ऐड नहीं किया हुआ है इस वाली सीरीज़ में, बट लेकिन काफ़ी लंबी सीरीज़ होती है। अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस वाले क्वेश्चन में जो एल्यूमिनियम है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है मैग्नीशियम और जिंक। देखिए जिंक तो हमारा यहीं पर था, ये रहा जिंक, और मैग्नीशियम है हमारा मैग्नीशियम ये रहा जस्ट इसके ऊपर ही है। तो क्या है कि मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा जिंक को। तो इस तरह से क्या है कि आपको ये एक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, और करने का तरीका ये है कि जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आप क्या है कि एक ट्रिक के साथ में इस पूरी सीरीज़ को याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है आपको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक या तो खुद की बना लीजिएगा, या कोई और आप देख लीजिएगा कि जहाँ से आपको मतलब इसकी कोई ट्रिक याद हो सके, और उसके बाद क्या है कि वहाँ पर लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद में देखिएगा कि कौन ऊपर आ रहा है और कौन नीचे, तो इजीली क्या है फिर आप उसको कर पाएंगे, है ना। तो ये तरीका होता है करने का, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद नहीं रख सकते हैं, बट आप उनका कुछ ट्रिक्स वगैरह के याद से आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। तो 68 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन्स। निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं रिज्यू रेखाएं हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ, विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो हमें यहाँ पे ये बताना है। देखिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रही है, यानी कि इनमें से वो कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर रखी है, टाइम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए मान लो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है ना, तो जब बॉडी रेस्ट पर है तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेस्ट में है तो यहीं कहीं रखी हुई होगी बॉडी, और वो क्या है धीरे सीधे सीधे टाइम तो बढ़े जा रहा है, तो भी क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस तरह से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या होगा कि वो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यानी कि कोई बॉडी है और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है, तो उसके लिए देखिए यहाँ से इस तरीके से वो क्या है एक कतार में ऐसे चल रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन ही हमें यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो देखिए इस वाले में देखो कैसे करना है हमें, यहाँ पे अगेन हम डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जब बात होगी, बॉडी मूव करेगी, तो वहाँ पर हमें कोई भी आपका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, वो आपका एक कर्व में आ जाएगा, है ना, इस तरीके से कुछ बनेगा वो। तो क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया गया है, तो जिसकी वजह से क्या है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सिर्फ एक, यहाँ पे भी गलत, ये भी, इन दोनों में तो ये तो कट हो गए। इसके बाद हम डी भी देख लेंगे। जो वेलोसिटी, अगेन यहाँ पर हम वेलोसिटी ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, बॉडी रेस्ट पर है बिल्कुल, और अगेन फिर वही है कि टाइम बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका भी जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। तो है ना, अच्छे से आपको क्वेश्चन होपफुली समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, अपने हाथ से ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा, तो आप क्या है चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम चीज़ें अपने आप से करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। देखिए 69 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मुझे छोटा सा डाउट है, बट लेकिन अभी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की। कि यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। 4 द्रवों ए बी सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी हैं, इनके यहाँ पर डेंसिटी हमें यहाँ पर दी हुई है। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। यानी कि अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। अच्छा,
तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कोई भी चीज़ है वो सी में तो तैर रही है। अगर वो सी में तैर रही है यानी कि क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी वो सी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जब वो सी से कम होगी तो क्या होगा कि वो द्रव ए में तैर सकती है, तैर भी सकती है और नहीं भी। हाँ सही बात है कि भाई मान लो अगर इससे भी कम होती है तो हो सकता है भाई कम, तो वो कितनी भी हो सकती है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि 700 से 900 के बीच में वो कहीं भी वैरी कर सकती है, तो वो उसमें तैर भी सकती है। अगर वो 900 के आसपास है तो देखिए वो सिर्फ सी पर ही तैरेगी। अगर वो 700 से के आसपास है तो वो क्या होगा, ए में तैर सकती है। और अगर वो 800 से ऊपर या 820 से ऊपर 785 से ऊपर हो जाती है तो क्या होगा, वो नहीं भी तैर सकती। तो उस ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा क्या है, इन्होंने यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि और हमारे क्यों गलत हैं, जिससे हमें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद है हमारा कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए में और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। एक बिम जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। देखो जब कोई अगर ए में तैर रहा है तो भाई कॉमन सी बात है कि वो बी में तो तैरेगा ही तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जब डेंसिटी यहीं पर ही कम हो या वो उससे ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है कि वो यहाँ पर भी तैर सकता है, और नहीं की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड ए। एक बिम जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव में भी नहीं। देखो जब अगर ए बी के ऊपर श्योरली है, यानी कि कॉमन सी बात है कि वो 785 से बड़ा होगा, अगर 820 से वो छोटा है तो बी के ऊपर पक्का तैरेगा ही। पर अगर वो 785 से बड़ा हो गया तो वो ए के ऊपर कैसे तैर सकता है, वो तो उसमें डूब जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस वजह से क्या होगा कि हमारा ये ऑप्शन भी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी। एक बिम जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो अगर वो देखो कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, अगेन वही वाली बात हो गई जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था कि सी में तैर रहा है तो वो बी में, ज़रूरी नहीं है कि वो बी में भी तैरे। देखो अगर 820 से ऊपर उसकी डेंसिटी होगी तो वो सी, और 924 से कम है तो सी में तैरेगा, ठीक है। बट लेकिन 820 से ऊपर हो गई तो वो बी में कैसे तैर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, करेक्ट तो हो जाएगा, सॉरी गलत है ना, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये ऑप्शन हमारे गलत हैं और जो ऑप्शन 1 है ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है बट नहीं हुआ है, तो मैंने आपको अच्छे से पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। होपफुली आप इसको दोबारा से समझने का कोशिश कीजिएगी। अगर आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, वो होता ही है कि मास अपॉन आपका जो वॉल्यूम होता है वो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होगी वो उतनी ही ज़्यादा भारी होगी, और जितनी जो डेंस होगी वो उतनी हल्की होगी और वो तैरने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस इजी हैं, बड़े हैं, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी से हैं, मतलब हल्का सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जिसकी वजह से पेपर एक तरह से मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आएगा। दूसरा क्या है कि मैं आपको यहाँ पर मतलब क्लियरली बताना चाहूँगी कि पॉसिबिलिटी यही है कि इस बार भी ऐसा ही पेपर बन करके आए, क्योंकि देखिए कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सीटेट का पेपर हर कोई पास नहीं कर पाता है। बहुत इजी पेपर नहीं हम इसको कह सकते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो भी बच्चे होते हैं इस पेपर को पास कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चीज़ों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। सारी क्लासेस आपकी चैनल पर पड़ी हुई हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है सब कुछ, आप जाइएगा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे चीज़ों को। देखो 1-2 दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पर आप पहले से अच्छे से तैयारी करके रखेंगे, एक डिटर्मिनेशन बना करके रखना पड़ेगा, तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन। Read the following statement and choose the correct option. Electric assertion. Electric current is a vector quantity. Reason है electric current is a quantity having magnitude as well as direction. इसके बाद है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। देखो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बात है ये कि मतलब
सॉरी गलत बात है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली बात है ये सही कही गई है, पर लेकिन जो ए है वो आपका गलत है। बट अभी आप सोचेंगे कि जब यहाँ पर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये गलत क्यों आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ पैरेललोग्राम रूल होते हैं हमारे, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर वो रूल फॉलो नहीं होंगे तो हमारी कोई भी जो क्वांटिटी होती है, कोई भी हमारी जो यूनिट होती हैं वो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं मान सकते हैं, हम उसको फिर स्केलर क्वांटिटी में मानेंगे, चाहे उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तब भी। उसके लिए कुछ वेक्टर हमारे रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। कई बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देख करके हम लगा देंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर नहीं, इसे आप अजम्पशन की तरह मान लीजिए, या फिर अगर जिसने वेक्टर जो थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं वो अच्छे से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं डीएनए अंतर्विष्ट है। तो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। लवक, सूत्रकणिका, नाभिक, रिक्तिका। तो ये हमारे कुछ कोशिका अंग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनका खुद का डीएनए होता है या नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी तो आपके ठीक है, बट ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही नहीं है। अगेन मैं यहाँ पर आपके सामने एक इमेज ऐड कर रही हूँ आपकी सेल से रिलेटेड, जिसमें उसके सभी पार्ट्स शो किए गए होंगे। आपको उसे अच्छे से देखना है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इससे रिलेटेड और कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस इमेज से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि सेल ऑर्गेनल्स के जो बात है यहाँ पर दी गई है, जो डायग्राम है ये एनिमल सेल है या आपकी प्लांट सेल है। और आप यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपकी जो आपकी जो प्लांट सेल होती है इसमें आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। इसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सिर्फ सबसे बाहरी वाली होती है जो हार्ड वाली होती है, वहाँ पर जो प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होती है, बट लेकिन एनिमल सेल में वो नहीं होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्जी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और रफेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोइल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब क्या होते हैं, आपके एनिमल सेल के पार्ट्स हैं। और यहाँ पर जो या दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, आपके प्लांट सेल के पार्ट हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेल एनिमल सेल में होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्लांट सेल में होती है। दोनों में कुछ कुछ कॉमन होती हैं और कुछ कुछ होती हैं अलग अलग होती हैं। इसके अलावा एक डायग्राम और भी है जहाँ पर आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के वो क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, वो पैसेज वे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। तो यानी कि जो मटेरियल का सेल जो होता है में इधर उधर पास करने का उसका होता है। और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स यानी कि लिपिड्स को जो बनाने का काम है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर का होता है। इसके बाद आते हैं आपके राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि उनका निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं प्रोटियोसोम्स, साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड और डैमेज प्रोटीन्स। तो जो बेकार यानी कि डैमेज हो चुके हैं प्रोटीन्स, उनको डैमेज करने का है, मतलब वो साइट है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद है गोल्जी एपरेटस, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा, फंक्शन है कोई भी लिख के दे दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से बताओ कौन से सेल ऑर्गेनल्स का ये वाला काम होता है। तो अगर आप इस टेबल को अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका
बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस वाले पार्ट से होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है अगर पेपर हार्ड आता है तो इस तरीके से ही क्वेश्चन वहाँ पर से बनाए जाएंगे। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक सेल रेस्पिरेशन एटीपी प्रोडक्शन, तो एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। इसके बाद है लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट इनडाइजेस्टिव मटेरियल और डैमेज टिश्यूज़। सेंट्रियोल्स का काम होता है ऑर्गेनाइज द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सीलिया का काम होता है स्वीप मटेरियल्स अक्रॉस द सेल सरफेस। फ्लैगुलम का होता है अनेबल्स एज द सेल टू मूव। माइक्रोविली का होता है इंक्रीज द सेल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, बस आप एज इट इज़ ऐसे ही याद रख लेना, इससे ज़्यादा ऊपर आएगा भी नहीं, है ना। तो आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा देखो 9th लेवल पर ये चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। जो अगर जो न्यू एनसीईआर टीम है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वहाँ पर अब ऐड नहीं है, बट जो आपकी पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि हमने जो कुछ मतलब चैप्टर्स को इस तरीके से इंक्लूड किया हुआ है जो आपकी अब नई वाली एनसीईआरटी में नहीं आ रहे हैं बट पुरानी वाली में आ रहे थे, बट क्योंकि सीटेट वहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो मैंने उन्हें भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो अब आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है बट सीटेट में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि उन वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, सॉरी चैप्टर्स को भी करेंगे, जिससे कि कोई भी जो इस तरह का आपका क्वेश्चन है वो छूटे ना, आप उसको ईजिली क्या है कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पर इमेज है मैंने जो ऐड की हुई है, जिसे आप क्या है समझ पाएंगे जो प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो अच्छे मतलब जो डिफरेंस है आप यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो डिफरेंस है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने उसका डायग्राम देखा था, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस देखेंगे कि अलग अलग क्या है कैसे है। देखिए जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस यूजुअली लाइज नियर पेरिफेरी ड्यू टू वैक्यूल न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द सेंटर। सेंट्रोसोम इज यूजुअली अब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स एक्सेप्ट लोअर मोटाइल सेल्स। यूजुअली सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स। देखिए ज़्यादा मैं इसको पढ़ूंगी तो आप मतलब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो प्लास्टिड होते हैं प्रेजेंट होते हैं ये अब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। इसके अलावा क्या होता है कि जो साइटोप्लांट डिवाइड्स फरिंग एंड क्लीवेज प्लांट्स आर कैपेबल फॉर्मिंग कोलामिनिसोड। देखो यहाँ पे जो लाइसोसोम होते हैं यहाँ पे लेस होते हैं प्लांट में, और जो लाइसोसोम होते हैं आपके ज़्यादा होते हैं एनिमल्स में। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कुछ कुछ आपको याद रखनी है, तो इसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको वही याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि एक और इमेज है इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, उसे भी आप देख लीजिए, जिससे कि अगर वहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आप क्या है उसको ईजिली कर पाएँ। देखिए ये है आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर सेल साइज़ दिया गया है कि जो इनका डायमीटर होता है ये होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है जो लैक्स ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर अब्सेंट एंड कंटेन्स सर्कुलर डीएनए। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, और क्वेश्चन भी यहीं से बन के आ सकता है कि ट्रू न्यूक्लियस अबाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन लीनियर डीएनए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। देखो यहाँ पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आपकी अब्सेंट होती है। दूसरा क्या होता है कि आपके जो लीनियर डीएनए होता है और इसमें आपका क्या होता है सर्कुलर डीएनए होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक में जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यहाँ पर तो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर इनके जो मेम्ब्रेन जो बाउंड होती है इन ऑर्गेनल्स की वो क्या होती है वो अब्सेंट होती है। इसके अलावा जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर एंड रैंडमली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक में होते हैं बिगर कैन बी फ्री और अटैच टू द ईआर। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो नो ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ऑन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन विच लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक के लिए क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग स्टैक्ड मेम्ब्रेन
कोल्ड ग्राना टेक पार्ट इन ना फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है और आपका साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। और जो यूकैरियोटिक में आते हैं ऑल अदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आते हैं। तो यहाँ पर याद रखनी है, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन भी आ जाए कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल बताइए उनके क्या हैं। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया है ये आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं और यूकैरियोटिक में आते हैं आपके ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उससे रिलेटेड कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है और यूकैरियोटिक में होती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से यही 2 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर यहाँ पर सीटेट में इससे ज़्यादा ऊपर का कोई लेवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने आपको समझा दिए हैं, दिखा दिए हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा, समझ में नहीं आए दोबारा से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में उसको क्या है ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। अभी देखिए हम 73 क्वेश्चन भी पूछे, अभी हमारे आगे के और भी 17 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि किस तरीके का पेपर है हमारा, और हमें इसे समझने में भी समय लग रहा है, और जब हम पेपर करने बैठेंगे तो भी वहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। और देखो मैथ तो होती ही है टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैच द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विद इन द अप्रोक्सीमेटिंग टाइम टेकन बाय इट डिकम्पोजेज विच इज़ गिवन इन कॉलम बी। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित हो। तो हमें ये बताना है कुल मिला के कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनका टाइम पीरियड दिया गया है कि वो कितने समय में ख़त्म हो सकती हैं। तो बस हमें ये मैच करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो प्लास्टिक की बोतल है भाई, इसे तो सब अगर आपको और कुछ ना मिले तो बस इसे ही देख लेना, क्योंकि प्लास्टिक ही ऐसी चीज़ है कई सालों तक आप बूढ़े हो जाएंगे, छोटे बच्चे से बूढ़े हो जाएंगे, बट लेकिन प्लास्टिक वो आपको एज इट इज़ मिलने वाली है ना। घर में आपके बहुत सारे डिब्बा ऐसे यूज़ होते होंगे प्लास्टिक के, जो आप देखे रहे होंगे कि वो आपके दादा दादी ने, आपके मम्मी पापा ने, पता नहीं किस किस ने यूज़ किए हुए हैं, बट अभी तक वो चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत बहुत साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर ए का आपका 5 ऑप्शन है और ए का 5 ऑप्शन यहाँ पर 2 में दिया गया है, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आपका कि जो आपका सिल्क होता है, तो सिल्क तो काफ़ी आपका मतलब इको फ्रेंडली होता है, तो ये आपका बी का यहाँ पर 4 यानी कि 4 ईयर्स। इसके अलावा जिस चीज़ से आप इजीली पहचान सकते हैं वो है बनाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो एनवायरनमेंट फ्रेंडली यहाँ पे चीज़ क्या है, बनाना है क्योंकि वो नेचर से बनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी ही भी डिस्ट्रॉय वही होगी, तो सबसे कम समय इसे लगेगा, तो यानी कि 1 से 2 सप्ताह का समय इसको डिस्ट्रॉय होने में लगेगा। तो डी का सेकंड, देखो इस वाले में दिया है, यहाँ पर डी का फर्स्ट है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन क्या है, डी का फर्स्ट इस वाला यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बचा ये वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो सबसे देर में ख़त्म होगा वो प्लास्टिक है, और जो सबसे जल्दी ख़त्म होगा वो आपका बनाना पील है। तो इन 2 ऑप्शन से ही क्या है, आपने अपने आंसर को देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको वहाँ पे भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्या दे रखा है इसमें, ए फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट इज़ फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है और उस पर काम करने वाला वेट नेट बल कितना है। तो देखिए जब उस पर जो फोर्स वर्क करेगा तो F इजिकल टू होता है m/a। अब हमारे यहाँ पर जो मास दिया गया है 15 दिया गया है, और जब इन्होंने कहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन 0 हो गया है, तो जिसकी वजह से फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। An iron X3 plus is obtained from an element X, atomic mass 27, atomic number 13, the number of proton, electron and neutron in X3 plus is respectively। तो X3 plus आयरन तत्व X परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। X3 प्लस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए अगेन अभी तक हमने क्लास 6
और 7 और 8 तीनों की एनसीईआरटी पढ़ ली है, और ये वाले चैप्टर्स, ये वाले टॉपिक का वहाँ पर दूर दूर तक कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना आपके, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। बट देखो अब सीटेट देखो क्या कर रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी से भी पूछ रहा है, तो यानी कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। बट जिसने नहीं पढ़ा कोई नहीं, हम आगे जो भी हमारे चैप्टर्स हम इंक्लूड कर देंगे क्लास के जो है, जिससे कि हम जो कोई टॉपिक नहीं छोड़ पाए। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का समझा देती हूँ। तो अगर आपने एटॉमिक वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो हमें एटॉमिक मास तो हमारा ऊपर होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको पैरों में नीचे लिखा होता है, इसके 13 है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो एटॉमिक नंबर होता है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे कितने क्या होते हैं, उतने ही होते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है यहाँ पर, तो 13 है, इसमें है थर्ड में है और इसमें है, ये वाले दो गलत हो गए हैं हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा जो हमारा एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन तो आपको पता चल गया 13, अगर हम 27 में से 13 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 14। तो यानी कि जो 14 और 13 है ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर जो 14 है देखो इस वाले में नहीं दिया हुआ है, इस वाले में ही दिया हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, पर लेकिन जब यहाँ पर दिया हुआ है x3+ की बात हो रही है, तो x3+ का मतलब है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके पास से जा चुके हैं, किसी और ने ले लिया है, इसने दान दे दिया, क्योंकि 3+ का मतलब होता है दे दिया है, बेचारे का दिल बहुत बड़ा है, तो उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास से चले गए हैं, तो पहले कितने थे, 13 थे, अब 3 जा चुके हैं, तो अब कितने बचते हैं, 10 बचते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 हुए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देती हूँ आपके समझने के लिए, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ कि जो आपको याद रखना है, जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। दूसरा, जो अगर कोई भी एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से त्यागता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं त्यागता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को तो उस पर आता है प्लस चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेता है किसी से तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन होता है तो क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आता है, इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, ठीक है। और जैसे सोडियम के ऊपर आता है +1, है ना, तो उसने क्या है, किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट की हेल्प से अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इस वाले क्वेश्चन में जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट दैट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। उस समुच्चय की पहचान की जो द्विलिंगी पुष्पों या फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बनाता है। तो हमने जो रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर पढ़ा था उसी में ही है ये, क्लास 8 में हमारा, तो वहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं यानी कि उनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके पास कोई भी मतलब वो सिंगल ही बहुत हैं, उन्हें किसी मेल फीमेल अलग से किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स पहचानने हैं कि बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल कौन। देखो कुकुम्बर, तो जहाँ पर भी आए ना वहीं कट कर देना, कुकुम्बर और पपाया, तो ये तो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और यहाँ पर देखो मस्टर्ड, रोज़, पिटूनिया, ये आपके क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं 77। तो देखिए जो 77 क्वेश्चन है यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया गया है, इसका जिस भी मतलब बोनस आंसर जो है नंबर इसका दिया गया होगा। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ पर गलत, देखो ये जो क्ले वाला क्वेश्चन है हमने लास्ट क्लास में भी करा था, है ना, तो देखो अगेन ये रिपीट हो गया है, इस वाले क्लास में भी आया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो सोयल से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है कि क्ले सोइल इज़ बेटर एरेटेड दैन लोमी सोइल, क्ले सोइल इज़ मोर फर्टिलाइज एज कम्पेयर टू लोमी। नहीं, फर्टिलाइज तो होती नहीं है भाई, इसमें तो खेती करना मुश्किल है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सोइल इज़ बेटर दैन द ऑफ लोमी सोइल।
ओके, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला यानी कि मोर फर्टाइल, तो यानी कि इस तरह से इनकरेक्ट के हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज़ बेटर दैन दैट ऑफ लोमी सॉइल। इसके बाद है द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज़ मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ लोमी सॉइल। तो यहाँ पर देखिए आप, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत है। मतलब अगर देखा जाए तो एरिटेड नहीं होती है ये आपकी लोमी सोइल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन के हिसाब से ये वाला भी, यानी कि ये वाले जो दो आंसर हैं आपके यहाँ पर सही हैं, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, और ये वाले दो क्या हैं, सही हैं। जबकि यहाँ पर कोई एक ऑप्शन देना चाहिए था, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप अच्छे से याद रखेंगे कि मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्ले सोइल और लोमी सोइल की, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर रही हूँ, आप उसे देखिएगा, जिससे कि दोबारा से आप उस चीज़ को पहचान पाएगी, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप अगली बार अगर क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड आता है तो आप उसे कर पाएंगे। जो सैंडी सॉइल होती है contains more than 60% sand, less than 10% clay, contain more than 60% clay, or consist of mixture of sand, clay, silt and humus. Have large space, have very little space between the clay particles. The space between particles is intermediate between the two. अब देखो पहला जो ऑप्शन था हमारा यही था कि जो स्पेस ज़्यादा एरेटेड होती है, जब भाई स्पेस इसमें कम है तो भाई एयर कहाँ से होगी, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इस वाली जो टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उससे क्या होगा कि इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कर पाएंगे। एक और यहाँ पर मैंने इमेज ऐड की हुई है, आप उसे भी देखिए, जिससे कि आप कर पाएँ क्वेश्चन को। देखिए देखिए इसमें अच्छे से भी समझाया हुआ है कि जो मिनरल कंटेंट होता है सैंड में ज़्यादा होता है, रिलेटिव हाई, मतलब हायर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है इसमें, हाई होता है इसमें भी। ड्रेनेज सिस्टम हाई, बिग पार्टिकल गिव बिग स्पेस, सो वाटर फ्लोज इजीली। इंटरमीडिएट होते हैं लो स्मॉल पार्टिकल सीट इज क्लोज टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर वाटर टू फ्लो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है, इंटरमीडिएट और हाई होती है। एयर स्पेस इसमें हाई होता है, इंटरमीडिएट और लो होता है। और बायोटा अमाउंट ऑफ लिविंग, ये तो खैर इतना नहीं है, बट आपको ये याद रखना है, वाटर वाला और एयर वाला ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और कि ड्रेनेज वाला भी याद रख लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन के आ जाए। तो पिछली बार भी देखो वाटर और एयर जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अगेन रिपीट हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस इमेज को भी यहाँ से हटा देते हैं और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्ले हो गया, 77 का हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 678, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। लिमिट में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसका आंसर बता रही हूँ। देखो जो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एक, तो मतलब ऐसे पीले पीले से दिए हुए होते हैं ना साइड में, उसके बारे में अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो वहाँ पर से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ बीच बीच में। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो जो वाइट फॉस्फोरस पहले यूज़ होता था, पर लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तेज जलन, मतलब अधिक ज्वलनशील होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। मतलब जल सकता है इसमें, कोई भी जलाने पर जल्दी ज्वलन जो ताप होता है इसका तेज होता है एज़ कम्पेयर टू रेड फॉस्फोरस। तो जिसकी वजह से इसका अब यूज़ नहीं किया जाता, बट पहले इसका यूज़ किया जाता था, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक और इमेज ऐड करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से उठा करके इन्होंने बनाया हुआ है ये, है ना। तो देखिए इस तरीके से क्या है कि जो पीले वाले कॉलम्स होते हैं एनसीईआरटी में बने हुए, यहाँ से एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड ऑफ suitable wood when struck against a rough surface. White phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. These days the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chlorate.
द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। देखो वही आंसर है जो हमारे यहाँ पर क्या है दिया हुआ है कि जो रबिंग सरफेस है वो कैसी बनाई जाती है, रबिंग सरफेस बनाई जाती है आपकी ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस की। तो इस तरह से क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर लिए जाते हैं। मैं इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है हमारी क्लास में जो हम क्या है कि छोड़ते हुए चलें या देखते हुए चले कि अरे भाई ये तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ाया कुछ है और आया कुछ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप जाइएगा वीडियोस को देखिएगा। देखो आप जब देखेंगे नहीं तो आप खुद कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे उस चीज़ को कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है या जो भी चीज़ें मैंने आपको शो की हैं वो किस तरीके की हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। A and B secrete their hormones when they receives order from gland C. Which of the following A, B, C and respectively? ए और बी हार्मोन जब तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ए, बी और सी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ए, बी है वो सी से मतलब ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। तो भाई ऑर्डर तो एक ही देती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है। और जो थायराइड और एड्रिनल क्या है उनका रूल सॉरी ऑर्डर क्या है फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना थोड़ा सा मतलब इनका हाई लेवल इन लोगों ने कर दिया है, जो कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना 8 तक की तो ये इतना डीप में नहीं दिया गया है कि मतलब ये उसको फॉलो करती है नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर जैसे ऊपर के भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं तो क्या है कि हमें वो तो पढ़ना ही है, साथ में कुछ जो चैप्टर पहले एनसीईआरटी में आते थे वो भी हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेन बात है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आपको अच्छे से देखो नंबर से ही कोई नहीं होता। हम आने वाले मतलब जो टीचर हैं बनने जा रही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है और कैसे होता है। अपनी मतलब मार्क्स के साथ साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। फिर हमारे 10 क्वेश्चंस बचेंगे, जल्दी जल्दी इनको भी निपटा लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो देखिए लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इसका ये वाला आंसर होगा। उसका रीज़न है क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले देख लेते हैं। लाइट डिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग। प्रकाश छोटे से मुख से प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। अ, हाँ ठीक है, मतलब सही बात है ये भी, पर लेकिन हम इसको यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करते हैं। डिफ्रैक्ट नहीं, डिफ्रैक्ट तो नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद है लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ ठीक है लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट यहाँ पे पिन होल कैमरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। नहीं, इस चीज़ का भी यहाँ पर कोई असर नहीं है। मेन यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ही क्या होती है जो पिक्चर फॉर्मेशन होता है पिन होल कैमरे में, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ, आप उसे देखिएगा और समझिएगा कि पिन होल कैमरा की जो वर्किंग है वो किस तरीके से है। हाउ डज पिन होल कैमरा वर्क। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ बल्ब रखा हुआ है, इसके ऊपर प्रकाश डाला है, तो क्योंकि लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल कर रही है तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसका क्या है इमेज फॉर्म हो रही है और वो भी उल्टी है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ए पिन होल कैमरा इज ए लाइट प्रूफ बॉक्स। लाइट कंटर्स द बॉक्स थ्रू एट टाइनी होल पिन होल ऑन वन साइड एंड स्ट्राइक्स द अपोजिट वॉल ऑफ द बॉक्स वेयर लाइट सेंसिटिव पेपर और फिल्म और even a CCD records an image. The record image is upside down and focused because the light rays which travels in a straight line do not cross each other inside the बॉक्स। तो आप भी देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या है यहाँ पर हमारी पिन होल कैमरा में इमेज बन पा रही है। तो देखिए जो सन है उसकी जो रेज हैं किस तरीके से क्या हो रही हैं पढ़ रही हैं यहाँ पर, और जब यहाँ पर ये पढ़ रही हैं तो वो जा कर के स्पिन होल से जा रही हैं और यहाँ पर क्या है उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर हमें मिल रही है। तो इस तरह से हमारा क्या है पिन होल कैमरा काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है जिससे कि आपको अगर अगली बार कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक है ना।
तो बढ़िए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या है 2 सही है। आगे है आपका 81, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साइंस के। देखिए 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आए हैं और 20 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है ना, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसमें क्या है कि वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट, देखो इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा तो ये ओपन एंडेड नहीं है। व्हाट इज सेल्यूलोज मेड ऑफ, इसका भी एक ही आंसर होगा तो ये भी ओपन एंडेड नहीं है। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज, अब इसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो जिसलिए ये हमारा ओपन एंडेड वाला यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो ये नेम एनी 5, तो कोई भी 5 ये भी हमारा क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक ही ऑप्शन ठीक होगा, वो क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन है 3, क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सकें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्कूलों में परिवर्तन में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। तो सही बताना है हमें कि प्रारंभिक कक्षा में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह, हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसा तो नहीं है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाई हम कैसे पढ़ा देंगे, है ना, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन में तो बेचारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं हमारे। इसके बाद है हमारा हाँ सी, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह, हाँ ये भी सही है। प्राथमिक कक्षाओं में भाई हम ईवीएस में ही साइंस भी आती है, एसएसटी भी आती है, सब चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि बी और सी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज इन एन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन अ बीकर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू एक्सेस दैम ऑन दिस टास्क। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक माप रहे हैं। कौन सा इस तरह के उन्हें आंकने में उपयुक्त नहीं होगा। थर्मामीटर के अल्पतमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं, ये भी सही बात है। कि क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जो आपका बॉइलिंग जो पॉइंट टेम्परेचर है उससे रिलेटेड यहाँ पर इस चीज़ का कोई नहीं है। थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग, हाँ ये भी सही है कि मतलब भाई अगर जब हम उसको पकड़ के रखेंगे तो वो हिलेगा डुलेगा तो नहीं, हमें उसे एक स्टैंड से लगा रख के रखना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह से क्या है वहाँ की रीडिंग को, जो टेम्परेचर है उसको नोट कर पाए। तो इस तरह से हमारा जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio-scientific issues such as the GM food in the school science curricula। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। तो तर्क वितर्क कौशलों को, ये तो सही है। विज्ञान की प्रकृति की समझ बनाने में ये भी सही है। साक्ष्यधारित, ये भी ठीक है। एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक नहीं, ये गलत है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अनुशंसा डेफिनेटिव डिसिप्लिन, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है और यही हमसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, थोड़ा सा बड़ा है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर respiration in organisms in class 7, a teacher performs the following activity with her students. They take 3 test tubes and fill 3/4 of each with water. The test tubes are labeled as A, B, C. They put a snail in test tube A water plant in test tube B, and and in C they keep snail and plant both. The teacher then asked the student which test tube would have the highest concentration of CO2. Which process skill is the teacher emphasizing in this case? तो यहाँ पर देखिए कक्षा हम इसमें पढ़ लेते हैं हिंदी में भी। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के तत्पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। तो देखो उसने जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ाया बच्चों को, अब उनके साथ वो कोई एक एक्टिविटी कर रही है। अब देखते हैं वो क्या है कि 3 प्रक्रिया ने ली और उनको 3/4 क्या है उनमें जल भर दिया। ठीक है, ऐसे करके क्या है उन्होंने 3 प्रक्रिया ले ली हैं। ठीक है, हम साथ के साथ इसको समझते हुए भी चलेंगे कि आंसर हमारा किस तरीके से मिलेगा। और प्रक्रिया को ABC भी दे दिया नाम। ठीक है भाई, यहाँ ABC नाम दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे प्रक्रिया A में घोंघा,
अच्छा, यहाँ पे घोंघा यानी कि स्नेल को डाल देती हैं वो। परखनली बी में जल पादप यानी कि कोई भी जो पानी में रहता होगा एक्वेटिक प्लांट है, उसे डाल दिया है एक्वेटिक प्लांट। ओके। और सी में वे घोंघा और पादप। अच्छा, सी में इन्होंने दोनों को रख दिया, स्नेल भी रखा हुआ है और क्या रख दिया है, कोई भी एक्वेटिक प्लांट भी रख दिया हुआ है। ठीक है, दोनों रख दिए हैं। अब शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस प्रणाली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। तो यहाँ पे जो CO2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर इकट्ठी होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये हमसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू पैडागोजी यहाँ पे जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो कौन से स्टेप है जो शिक्षिका मतलब क्या करना चाह रही है बच्चों के सामने। तो वो यहाँ पर करना चाह रही है प्रिडिक्टिंग, है ना, कि बच्चे मतलब क्या प्रिडिक्ट करेंगे इस चीज़ को देख करके। यहाँ पे कोई अभी एस्टिमेशन नहीं हुआ, अभी तो वो देखेंगे, सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट बाद में करेंगे, मेजर भी बाद में होगा, प्रश्न भी बाद में पूछे जाएंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है, उसने वहाँ पे चीज़ें रख दी हैं। अब बचेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो पहला काम वहाँ पर क्या होगा, प्रिडिक्टिंग करने का। तो यहाँ पर टीचर इस तरीके से क्या है अपने बच्चों को के अंदर वो वाला जो कौशल है उसको मतलब विकसित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है कि ये बच्चे के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। तो ठीक है, सही बात है, होते हैं भाई। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं, महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो इस तरह से एक ऑप्शन गलत हो जाता है। इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक बात है भाई। इनमें से कुछ वृहत रूप में विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं, और ये भी सही है। देखो, 3 तो यहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं, बट लेकिन जो सेकंड है यहाँ पर सिर्फ मूल्यांकन के लिए ही हम विस्तारित अधिगम का यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारी अधिगम होती है बच्चे की, मतलब वो क्या सीख रहा है, क्या उसने वहाँ पर सीखा, और बहुत सारे कौशल्स होते हैं हमारे जो विकसित होते हैं, सिर्फ एक काम के लिए ही हम अपनी जो आपकी एक्सटेंडेड लर्निंग होती है हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87। अगेन इसका भी आंसर क्या है, आपकी ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया उसे भी देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेज और आर ordinarily not implied in the context of content validity of science curriculum। विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता। सामग्री अद्यतन अवधारणाएं यथार्थतः निरूपित हैं। कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को कुछ तुच्छ बनाया गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है, बिल्कुल सही। जो सी वाला ऑप्शन है आपका वही सही होगा। मतलब यहाँ पूछा है ना कि कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, तो भाई तुच्छ वुच्छ तो नहीं बनाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ये वाला है आपका। हो सकता है आपका जो ऑप्शन नंबर आपका और भी यहाँ पर हो इस तरीके का जो ठीक ना बैठ रहा हो, तो इसलिए उसके दो कोई आंसर हो, तो जिस वजह से क्या होगा जो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो एक बार और देख लेते हैं। वैसे इसमें क्या है कि द कंटेंट इज अपडेटेड, ओके, द कंसेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, ओके, द कंसेप्ट्स आर ट्राइवलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स। देखो सी तो है ही नहीं, देखो है ना, तो सी वाला ही आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा एक्यूरेटली अवधारणा यथार्थ है, निरूपित हैं। तो अवधारणाओं का देखो कोई मतलब नहीं होता। अवधारणाएं वाला भी ऑप्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए देखो अच्छी तरह से तो यही है, हो सकता है केवल बी दे दिया हो या ये हो, तो जिसकी वजह से क्या है कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है ऑफिशियल आंसर की में। बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। इनमें से बताना है कि किसी टीम के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो यह बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है।
यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। यह आकलन के कार्य को सरल बनाता है। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। अच्छा, तो हमें बताना है कि सही कौन सा है। इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज साइज्ड क्लास। नहीं, ये तो नहीं है ऐसा कुछ भी। इट मेक द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर, तो नहीं, मतलब हम कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। नहीं, इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्स। हाँ, देखो मोस्ट अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ पे देखो डाइवर्स हो रहा है। बृहत्तम, आप हिंदी का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो डाइवर्स देखो वर्ड यहाँ पे लिखा है, यानी कि हम डाइवर्स उनको बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सिखाना, बताना, उनका आना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकंड है वो क्या है, मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स इन क्लास 7 स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोले दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। स्टूडेंट्स आर asked to observe their image at various position in a plane mirror. Students are asked to play with shiny steel spoons and observe their images in it. Students are explained the laws। देखो laws तो गलत हो गया, laws वोस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे साइंस में। मतलब पढ़ने में है बट करके सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, नहीं, प्रोसेस बताना डायग्राम्स, ये इससे भी कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर वो अपने जो उनके डेली लाइफ के हैं, जो उनके घर से, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए जो एग्जाम्पल्स है वो ज़्यादा सुटेबल होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो गलत तो वैसे ये भी नहीं है, पर मोस्ट सुटेबल और अकॉर्डिंग टू साइंस और हैंड्स ऑन लर्निंग के बेस पर हमारा कौन जो ऑप्शन है वो हमारा 2 सही होगा। इसके बाद है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा लंबी हमारी आज क्लास हो गई है, 1 घंटा 14 मिनट लगभग हो गए हैं हमें। Which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true to life and true to the discipline? तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा कथन में परिलक्षित नहीं होता कि अच्छा विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। तो देखिए, साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। हाँ ठीक है, बट देखते हैं आगे। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज और हर एनवायरनमेंट। विज्ञान शिक्षक को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात तो सही है भाई। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अच्छा, पहले में था कि विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता, हाँ ये भी ठीक है। इसके बाद है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित, नहीं, अनुशासन की जब बात आ जाएगी तो वही ऑप्शन गलत है, वहाँ पे अनुशासन से रिलेशन इसका कुछ नहीं है। विज्ञान कक्षा कार्य में विकासात्मक, हाँ सही है भाई, विकासात्मक कार्य के रूप में सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन है हमारा 3, और क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो आज का जो हमारा PYQ था काफ़ी मतलब लेंदी सा था, हार्ड सी चीज़ें थी थोड़ी सी इसमें, है ना। ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर मिल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक, तो कुछ ट्रिक्स, और आपको मतलब वो होते हैं ना आपके फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद रखने होंगे, करने होंगे, तभी क्या है कि आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो क्या है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपका रहने वाला है। तो आप अगर एक बार दोबारा से इस क्लास को देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि इस बार का पेपर भी कुछ इस तरह से ही आए। 25 लैक्स आपके जो फॉर्म है वो फिल हुए हैं CTET में, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा पर जाइएगा। आपको वहाँ पर NCERT की क्लास 6, 7 और 8 की क्लासेस आपको मिलेंगी, वहाँ पर जो अपलोड हो चुकी हैं, मैंने अच्छे से पढ़ाया है, एक एक जो लाइन है उसको हाईलाइट किया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज उसका नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, प्लस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नियर डियर्स हैं, उनके साथ शेयर करना है। और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए, अपने CTET पेपर को अच्छे से पास करने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से नए किसी पीवाईक्यू के साथ में, और पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। इसके साथ साथ जो और भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, चाइल्ड पेडागोजी है, आप उन्हें भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। मैथ को भी अपनी एक रिदम बनाकर चलते रहिएगा, क्योंकि पेपर आसान नहीं होने वाला है। आप देख ही लेंगे, जब हमारा पेपर आएगा हम उसे भी सोल्व करवाएंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा पेपर आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।